Hello, students. Welcome to the second semester of your MTech. And in this semester, we are going to study about the VLSI system testing. This is your syllabus, and various subjects you are going to, see in this particular syllabus. First is the Verilog extension of the VSDL that you studied in the previous semester. Then the low power VLSI design, embedded system design, and the elective one. So VLSI system testing is my subject and we are going to study together the VLSI system testing. Let me share the syllabus with you. Uh, this is the VLSI system testing syllabus. Okay. So end semester examination will be of 100 marks. That is nothing new for you people. आप लोगों को पता ही है ये. ठीक है. क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपको इस सिलेबस को पढ़ने का, वो है the aim is to expose the students the basics of testing schemes, testing techniques for VLSI circuits and test economics. ठीक है, मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा क्या है इसका मतलब. क्या आपको आफ्टर द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट क्या आउटकम्स हैं, क्या सीखेंगे आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, वो भी समझना इंपॉर्टेंट है. अप्लाई द concepts in testing which can help them design a better yield in IC design. टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे जिससे आप आईसी डिजाइनिंग की जो यील्ड है, जो आउटपुट है, उसको क्या कर पाएंगे, आप इंक्रीज कर पाएंगे. उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी है और आप सीख पाएंगे इसको. सेकेंड आउटकम मिलेगा, टैकल दी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद टेस्टिंग ऑफ सेमीकंडक्टर सर्किट्स at earlier design levels so as to significantly reduce the testing costs. So whatever problem that is associated with the testing of semiconductor testing is not an easy task. Okay, so whatever problems that are associated, how they can be handled, how they can be minimized, and how we can optimize our techniques so that the testing cost, जो cost लगने वाली है आपके testing करने के लिए, वो क्या हो सके, reduce हो सके. ये second outcome है इसका. थर्ड आउटकम है, आइडेंटिफाई द डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी मेथड्स फॉर कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सीमॉस सर्किट्स. ऐसे मेथड्स बनाना, ऐसे डिजाइनिंग बनाना जो अपने आप में ही टेस्टिंग की फीचर्स को इनहेरेंटली होल्ड करता है, उसमें इनबिल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी सर्किट या डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी मेथड. तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए भी हो है और सिक्वेंशियल सर्किट के लिए. ठीक है. उसके बाद है फोर्थ आउटकम, एनालाइज द वेरियस टेस्ट जनरेशन मेथड्स फॉर स्टैटिक एंड डायनेमिक सीमॉस सर्किट. जो भी टेस्ट जनरेशन मेथड्स हैं उसको हमको एनालाइज करना है, सीखना है कि किस तरीके से हम टेस्ट पैटर्न को जनरेट कर सकते हैं टेस्टिंग करने के लिए. और स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक जो होगा आपके सीमॉस सर्किट का, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूँ, स्टैटिक और डायनेमिक सर्किट होंगे जो सीमॉस सर्किट में, उनको हम किस तरीके से टेस्ट करने के लिए, उनके लिए हम टेस्ट पैटर्न जनरेट करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को सीखने को मिलेगा. एंड द फिफ्थ वन इज रिकॉग्नाइज द सिलिकॉन डिबग प्रिंसिपल्स फॉर इंप्रूविंग टेस्टेबिलिटी. हाउ वी कैन डिबग द error, how we can debug the problems in the silicon semiconductor or silicon IC, or what are the basic principles involved and how we can improve the testability of the circuit, that you will also learn while studying this particular subject. जब आगे मैं डिस्कस करूं इसके सिलेबस के बारे में, तो उससे पहले आप लोगों को क्या समझ में आता है VLSI सिस्टम टेस्टिंग से. सब्जेक्ट नेम is VLSI system testing. What do you understand by VLSI system testing? What is VLSI? VLSI stands for Very Large Scale Integration. अब तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया है और उससे भी ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी चली गई. ठीक है. मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाता हूँ, हिस्ट्री पे ले जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की. 1947 में इन्वेंशन होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का. On the same year when we got independence. So in August 1947 we got the independence, and in December 23rd December to be precise, 23rd December 1947 BJT came into existence.
And after the invention of BJT, that is the bipolar junction transistor, the whole era of electronics got changed. It revolutionized. The revolution came with the invention of the bipolar junction transistor. Now, bipolar junction transistor तो लोगों ने बना लिया, but what next? उसके आगे क्या होगा? तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कैसा डिवाइस है? अगर आपको याद होगा तो वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। पावर डिसिपेशन उसमें ज्यादा होता है, उसका एरिया भी ज्यादा है। ये सारी चीजें जो है ऑब्स्टेकल थी नए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के या नए आईसी के या नए सर्किट्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। सो व्हाट पीपल और व्हाट साइंटिस्ट थॉट कि क्यों ना हम डिवाइस को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बनाएं, साइज छोटा करने की कोशिश करें, कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करें। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए they they went for the invention of PMOS and NMOS. So PMOS stands for P type of MOS and N is nothing but metal oxide semiconductor, N type of metal oxide semiconductor. तो PMOS के अपने एडवांटेजेस होते हैं और NMOS के अपने एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में किसी ना किसी सब्जेक्ट में जब आप मॉस पढ़ रहे होंगे तब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। पीमॉस के अपने एडवांटेजेस हैं, एनमॉस के अपने एडवांटेजेस हैं। जब हम दोनों को क्लब कर देते हैं तो एक नया मॉस बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं सीमॉस। तो सारी जो स्टडी वो सीमॉस के अराउंड ही घूमती है। देन व्हाट इज वीएलएसआई? जैसे ही सीमॉस का इन्वेंशन होता है वैसे तो पीमॉस और एनमॉस से भी आईसी बनती है, बनाई गई है। आप जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं ना 8085 8086, ये सब पीमॉस एनमॉस बेस्ड ही है। मोस्ट ऑफ देम वर एनमॉस बेस्ड। सबसे पहले तो पीमॉस आया, बाद में एनमॉस से बनने लगे। ठीक है, तो एनमॉस और पीमॉस से भी इंडिविजुअली बनाए गए हैं, लेकिन जब सीमॉस का इन्वेंशन हो गया ना तो बाकी जितनी भी बाद में जो आईसीज बनी है ना वो सब सीमॉस पे ही बेस्ड है। लेकिन मैं आपको इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक छोटा सा एरिया, उसमें आप कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एम्बेड कर सकते हो। दैट इज द पर्पस और मीनिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटीग्रेशन हियर। तो इंटीग्रेट करने का मतलब है जोड़ना, कितने ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर को आप एक यूनिट एरिया में एम्बेड कर सकते हो, बना सकते हो, जोड़ सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। दैट इज द इंटीग्रेशन। So SSI, small scale integration, then medium scale integration, then large scale integration, then the very large scale integration, then the ultra large scale integration, and so on so forth. तो हो क्या रहा है? सपोज 1960 में अगर मेरे पास 1 mm क्रॉस 1 mm का एरिया है, सोचिए मैं कितने बड़े एरिया की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा एरिया, 1 mm क्रॉस 1 mm का एरिया। आपके नेल्स की साइज से भी छोटा, जो नेल्स की साइज होती है ना उससे भी छोटा। तो 1 mm क्रॉस 1 mm के एरिया में 1960 में अगर 10 ट्रांजिस्टर लगते थे, 10 ट्रांजिस्टर, तो आज की डेट में लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर वी कैन एम्बेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ VLSI, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। So as electronics went through to the जर्नी, हम लोगों ने क्या किया है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को इंक्रीज करते गए हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज होते गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज होने से हो क्या रहा है, व्हाट इज द आउटकम, क्या मतलब है, क्या एडवांटेज है इसका नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को इंक्रीज करने का? आप लोगों को क्या लगता है क्या हो रहा है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को इंक्रीज करने से? नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ टास्क हैंडलिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मैं अगर एक टास्क के लिए एक ट्रांजिस्टर का यूज कर रहा था, मैं एक टास्क के लिए 10 ट्रांजिस्टर को यूज कर सकता हूँ। स्पीड बढ़ जाएगी, ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आउटपुट अच्छा आएगा। और ऐसे मल्टीपल ट्रांजिस्टर को मैं मल्टीपल रोल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। आईसी का साइज तो वही है, मैंने सिर्फ ट्रांजिस्टर्स बढ़ाए। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के बढ़ने से ट्रेमेंडस एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एडवांटेजेस की बात। अब डिसएडवांटेज क्या है? क्या डिसएडवांटेज? आप अज्यूम कीजिए एक मैच बॉक्स है, एक मैच बॉक्स में सिर्फ 10 ही स्टिक्स आ सकती हैं। अब आपने उसमें 100 स्टिक डाल दी,
एक मैच बॉक्स में 10 स्टिक आ सकती हैं। अब आपने 100 स्टिक डाल दी, क्या पॉसिबल है जिस मैच बॉक्स में 10 स्टिक आ सकती है तो उसमें 100 स्टिक डालना? आप कहेंगे सर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 10 स्टिक के लिए बना है मैच बॉक्स तो 100 तो उसमें जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको? साइज छोटा करना पड़ेगा उन स्टिक्स का, तभी तो वो जाएगा उस मैच बॉक्स में। यही हो रहा है। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि उन 10 की जगह जो 100 जो स्टिक्स हैं जो मैच बॉक्स में डली हुई हैं, उसमें से कौन सा जो स्टिक है वो फॉल्टी है, या कौन सा ऐसा स्टिक है जिसमें जो अच्छे से नहीं जलेगा, या आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टिक में प्रॉब्लम है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? विल इट नॉट बी डिफिकल्ट? डिफिकल्ट हो जाएगा ना उसको फाइंड आउट करना। 10 अगर स्टिक है तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा जो स्टिक है वो फॉल्टी है, या अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या नहीं करने वाला है। बट अगर 100 हो जाए, सोचिए 1000 हो जाए, सोचिए 10,000 हो जाए, साइज छोटा करते जाइए आप आपके स्टिक्स का उस मैच बॉक्स के अंदर, और आप बढ़ाते जाइए स्टिक्स को। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ द VLSI. We are increasing the number of transistor but the area remains the same. Now the task is to find out that which transistor is producing the error or bug in the process. Now assume 1 lakh transistor in an IC and you want to know which particular one transistor is responsible for the error that is produced at the output. How difficult will it be? How difficult it is actually. ठीक है, तो यही फंडा है। अगर आपको आपकी टेस्टिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, टेस्टिंग अच्छी करनी है, तो आपको ऐसे मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे जिससे फाइनल आईसी प्रोडक्शन से पहले ही जो मेरा प्रोटोटाइप आईसी बन रहा है वो इतना कैपेबल बन जाए जिससे मेरा जो यील्ड है, जो मेरा आउटपुट है, जो मेरी आईसी बनने वाली फाइनल प्रोडक्ट की, वो अच्छे से अच्छे बने। ये मेरा आउटकम है वीएलएसआई सिस्टम टेस्टिंग को पढ़ने का। आई am absolutely determined that I want to make an IC which will give better yield, better output with higher efficiency, and for that purpose I need to know that I need to ensure that there should not be any error in any particular transistor which is there inside the IC. So when we talk about the VLSI circuits, the complexity increases in terms of the testing, in terms of the finding the error, in terms of scanning the bug. So what we are doing, we are enhancing our testing skills. We are testing the system before the production of the IC, so that after the production we will not regret कि भाई हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया या ठीक से अप्लाई नहीं किया तो ये फेल हो गया। एक आईसी का फेल होना इज अ वेरी बिग थिंग। इट्स नॉट, ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज फेल हो गई तो आप उसको दोबारा बना लिए। एक आईसी के फेल होने का मतलब है पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिपीट करना, एंड इट इज वेरी 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 कॉस्टली। ठीक है, तो जब एक आईसी मार्केट में आती है ना तो हजारों तरीके के टेस्ट से गुजरती है। तो उसमें से क्या क्या टेस्ट होते हैं, जो बेसिक टेस्ट है उनको हमको इस सेमेस्टर में स्टडी करना है। दैट इज द आइडिया बिहाइंड वीएलएसआई सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या यूनिट्स हैं उस पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग ये लेक्चर को एंड करेंगे। ये जो पहला यूनिट है ना, स्पेशल पर्पस सब सिस्टम्स, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, पैकेजिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एम्पलीफायर, कॉस्ट ये सब, इनका डायरेक्टली टेस्टिंग से कोई रिलेशन नहीं है। ये सब इंट्रोडक्टरी कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, इसलिए इसको यहाँ पे सिलेबस में रखा गया है। कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसका सिस्टम टेस्टिंग से। ठीक है, सेकंड जो यूनिट है वहां से एक्चुअल सिलेबस आपका स्टार्ट होता है, टेस्टिंग ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। नाउ आई नीड नॉट टू टेल यू व्हाट इज कॉम्बिनेशनल, व्हाट इज सीक्वेंशियल सर्किट। आप लोग एमटेक के स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कॉम्बिनेशनल सर्किट किसको बोलते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट किसको बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट की स्टडी के लिए आपको कैसे आप फेलियर से स्टडी करेंगे, क्या फॉल्ट होंगे, उन फॉल्ट को मॉडल कैसे करना है, कौन से फॉल्ट टेम्पररी फॉल्ट हैं, कैसे टेस्ट पैटर्न जनरेट होंगे आपके कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के लिए। ठीक है, कैसे हम लोग उसकी डिजाइनिंग स्कीम्स को हैंडल करेंगे, ये सारा चीज हमको पढ़ना है यूनिट 2 में। वैसे ही सारी चीज आपको सेम सिलेबस के साथ, सेम टॉपिक्स के साथ आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, नथिंग इज चेंज्ड। और जब हम आगे जाएंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ, तो यूनिट नंबर 4 जो है वो है वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग। तो वेरिफिकेशन और टेस्टिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, क्या टाइमिंग वेरिफिकेशन है, टेस्टिंग कंसेप्ट क्या होता है, फॉल्ट कवरेज क्या है, एटीपीजी मतलब होता है ऑटोमेटिक टेस्ट पैटर्न जनरेशन, है ना, टाइप ऑफ द टेस्ट,
testing FPGAs designed for testability, all these things are there in the verification and testing. ठीक है, लास्ट है वो है VLSI सिस्टम टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। तो VLSI सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, वेरिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है, क्या है टेस्ट का प्रोसेस, रिलायबिलिटी क्या होती है, लॉजिक वेरिफिकेशन क्या प्रिंसिपल क्या है, सिलिकॉन डिबग प्रिंसिपल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट प्रिंसिपल क्या है, डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी किसको बोलते हैं, बाउंड्री स्कैन टेक्निक क्या होती है, बहुत सारे एप्लीकेशंस जैसे ATM स्विच है, रिस्क माइक्रो कंट्रोलर, इसके बारे में हम लोग कुछ केस स्टडी करेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। ठीक है, टेस्टिंग जो है ये वन ऑफ माय रिसर्च एरिया है। मैंने काफी सारे इसके ऊपर पेपर भी पब्लिश किए हुए हैं। तो जब आप लोग फर्दर जाओगे, जब प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आप VLSI सिस्टम टेस्टिंग के ऊपर काम करके आप अपने प्रोजेक्ट को भी बना सकते हो। एमटेक के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, है ना। इसके अलावा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ज़्यादा मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे आपको डिटेल समझ में आती जाएगी। ये जो टाइटल है आपकी बुक्स का वो है CMOS VLSI डिजाइन, वेस्टी की बुक है, आप लोग पहले भी रेफर कर चुके हैं इसको फर्स्ट सेमेस्टर में। तो वेस्टी की बुक आप लोग देख सकते हैं, मैं शेयर भी कर दूंगा टॉपिक वाइज, कोई इतना इसमें वरी होने की बात नहीं है। अगर आपको ना मिले ऑनलाइन, वैसे ऑनलाइन मिल जाती है। तो एक डिजिटल सिस्टम टेस्टिंग एंड टेस्टेबल डिजाइन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहेगी हमारे लिए। ये दोनों तो एक ही कैटेगरी की बुक है, आप वेस्टी से काम चला सकते हैं, वॉल्व की जरूरत नहीं है। और ये जो बुक है वो इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सिस्टम टेस्टिंग एंड टेस्टेबल डिजाइन। इसमें जो जो भी कंसेप्ट रहेंगे वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा नोट्स के फॉर्म में, यूनिट वाइज, जब जब भी हम पढ़ते जाएंगे या जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। तो ये दोनों बुक सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 3 के कॉम्बिनेशन से हमको अपने सिलेबस को स्टडी करना है। So this is all about today's lecture, the introductory lecture. Thank you for listening and watching this particular lecture.